सिंधी और सिंधी समाज की पहचान। चैप्टर 10। सिंध में विविध जनजातियों का आना। 187 ईपू 283 ई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद विघटन की प्रक्रिया में कई छोटे राज्यों की स्थापना हुई। इसने एक शक्ति का वैक्यूम निर्माण किया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई भटकती और महत्वाकांक्षी जनजातियां भारत की ओर आकर्षित हुई। इस स्थिति में सीमावर्ती राज्य होने के कारण सिंध को अक्सर आक्रमणों का खामियाजा भुगतना पड़ता था। आर्यों के आगमन के बाद यह जनजातियों का दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण प्रवाह था, जिसने भारत को अपना स्थायी निवास बनाया। वे गहरे क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते थे और भारत के पश्चिमी भागों में बसना पसंद करते थे। उस अवधि के दौरान भारत में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। वह था बौद्ध धर्म को दिया जाने वाला राजकीय संरक्षण, जिससे बौद्ध धर्म के अंदर दिखावा, विलासिता और शक्ति को लेकर आया। आंतरिक ईर्ष्या, अधिक शक्ति और प्रभाव के लिए साजिशों ने सादगी और सेवा की भावना को बदल दिया और उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करने वाले बौद्ध धर्म के पुरोहित वर्ग में आम लोगों के विश्वास को हिला दिया। अधिकांश जनसंख्या बहुत निराश और मोहभंग हो गई। दूसरी ओर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को नए जोश से भर दिया और परस्पर विरोधी धर्मों यानी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच वर्चस्व के लिए छिपे हुए संघर्ष को अंततः हिंदू धर्म ने जीत लिया और खुद को फिर से स्थापित किया। भारत में आने वाली नई जनजातियों को दोनों धर्मों ने अपने पाले में स्वीकार कर लिया। विभिन्न कबीलों की यह आमद ईरानियों और अलेक्जेंडर के पिछले आक्रमणों से भी भिन्न थी कि वे वाले लूटपाट को जीतकर अपने मूल देश में लौटने में ही संतुष्ट थे, लेकिन भारत आने वाली जनजातियों के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने भारत को अपना घर बनाया। 175 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा को उसके सेनापति पुष्यमित्रा ने मार डाला था, जिसने संग वंश की स्थापना की थी। 190 ईसा पूर्व में बाल्कन और ग्रीस, सिंध, गुजरात और पंजाब के शासक और वर्तमान सियालकोट के पास सागला में अपनी राजधानी स्थापित की मेनेंडर ने पुष्यमित्र को हराया और बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में अपनाया। वहां के बाद सक्का जनजाति ने बोलन दर्रे के माध्यम से सिंध में प्रवेश किया और सिंधु के दोनों किनारों पर कब्जा कर लिया। उस काल में सिंध के निचले भाग को शकद्वीप कहा जाता था। यूची जनजाति हूणों द्वारा चीन के कांसू जिले से चलाई गई थी। वे पूरे बाल्कन, अफगानिस्तान और भारत में नर्मदा नदी तक फैले हुए हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया और कनिष्क इस जनजाति का एक प्रसिद्ध राजा रहा है। लगभग 375 ई में गुप्त साम्राज्य भारत में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। इस वंश के विक्रमादित्य ने मालवा, गुजरात और सिंध पर विजय प्राप्त की। गुप्त वंश फिर से सीथियन जनजाति से अभिभूत हो गया था, लेकिन अंततः स्कंदगुप्त ने उन्हें हरा दिया, लेकिन वे रहने में कामयाब रहे। आर्यों के बाद दूसरी लहर में आने वाली ये सभी जनजातियां भारतीय समाज का हिस्सा बनने वाली थी। उनमें से अधिकांश को अब राजपूत के रूप में जाना जाता है। वे भारत के पश्चिमी भाग में केंद्रित हैं। इनमें से एक जनजाति ने 450 एडी से 643 एडी तक सिंध पर शासन किया। सिंध में लगभग 2 शताब्दियों के इस काल को राय वंश का काल कहा जाता है। इस वंश के 5 राजाओं का उल्लेख पुराने इतिहास में मिलता है। वे हैं 1 राय देवाजी, 2 राय सहर्ष, 3 राय साहसी, 4 राय सरस और 5 राय साहसी 2। इस अवधि के दौरान सिंध की सीमाएं उत्तर में कश्मीर और पश्चिम में कंधार तक,
दाबेल और ओमान के समुद्र तक और दक्षिण में सूरत बंदरगाह तक फैली हुई थी। अलोर राजधानी शहर था। राय राजाओं के शासनकाल में सिंध में शांति और समृद्धि थी। किले अन्न और धन से भरे हुए थे। इस समय की दो महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करने की जरूरत है। सिंधी युग या सिंधु संवत। अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत इंडिका में कुछ अवलोकन किए हैं जो यहाँ पुनः पेश करने के लायक होंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में सिंधी युग का उल्लेख किया है। सिंधी या सिंधु युग की गणना कब और किन परिस्थितियों में हुई, इस पर विचार करना आवश्यक है। आम तौर पर युग की शुरुआत किसी उपलब्धि या महत्वपूर्ण जीत या किसी राजा या सम्राट की ताजपोशी के उपलक्ष्य में की जाती है। सिंधी संबत के बारे में वे तथ्य जो खुद को प्रकट करते हैं, ऊपर वर्णित किसी भी संभावना की पुष्टि नहीं करते हैं। दरअसल मामला उल्टा है। इस युग की शुरुआत तब हुई जब एक बहादुर राजा अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया। जब राय सहर्ष की मृत्यु हुई और उसका पुत्र गद्दी पर बैठा तो इस युग की शुरुआत उसके पुत्र राय साहसी ने की। चचनामा को मूल रूप से फतहनामा कहा जाता है, जो निम्नलिखित घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। सहसी राय के पिता शरस राय, जिनके साम्राज्य की सीमा पश्चिम में कुर्द तक फैली हुई थी और इसमें किकन, वर्तमान बलूचिस्तान में कलात और मकरान शामिल थे, और उनकी राजधानी अलोर का एक सुंदर और मजबूत शहर था, हर आदर्श तरीके से अपने राज्य पर शासन किया और उनका सर्वांगीण विकास हुआ और उनके देश के लोग बहुत खुश और समृद्ध थे। अचानक उन पर बिना किसी उकसावे के ईरान के निम्रोज ने हमला कर दिया। राजा सहरा हमलावर सेनाओं को रोकने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद हुई लड़ाइयों में दोनों पक्षों को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा और कई बहादुर लोगों की जान चली गई। ईरानी सेना ने गिनेचुने सिंधी सेनाओं को घेर लिया और राजा सहराओं ने अपनी जमीन खड़ी कर ली और सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ना जारी रखा। अपने देश को बचाने के प्रयास में राजा सहर्ष मारा गया। सिंधी सेनाओं के दृढ़ संकल्प और उनके उग्र विरोध ने ईरानियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राय सहर्ष के पुत्र राय साहसी सिंहासन पर बैठे और एक शक्तिशाली शासक साबित हुए। तुहाफ अलकराम के लेखक ने देखा कि राय सहर्ष एक दुर्घटना का शिकार हो गया। वे कहते हैं, अचानक एक तीर राजा सहर्ष के गले में जा लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तारिक मासूमी भी उसी संस्करण को बनाए रखते हैं। इतिहासकार इस तथ्य के बारे में एकमत है कि एक विजेता आगे बढ़ने के बजाय अपने देश वापस चला गया। यह विश्वास करना मुश्किल है कि उनके राजा निम्रोज के नेतृत्व में युद्ध जीतने के बावजूद ईरानी सेना वापस अपने देश चली गई। यह राजा शारस और सिंधी सैनिकों के दृढ़ संकल्प को साबित करता है। राजा सहर्ष की हार वास्तव में उनकी जीत में अनुवादित हुई और परिणामस्वरूप उनका पुत्र और मजबूत हो गया। इस घटना ने अल बरूनी द्वारा लिखित सिंधी युग नामक एक नए युग की शुरुआत की। हिजरा कैलेंडर के चौथे वर्ष और वर्ष 626 ईस्वी के अनुसार चैत्र मास के पहले दिन। डॉक्टर नबी बख्श खान बलूचैतिहासिक सिंधी काल सिंध सदियों तक समुद्र के पार सिंधी संगीत का प्रसार। सिंध और ईरान के बीच मिश्रित संबंध रहे हैं। ऐसे भी दौर होते हैं जब संबंध काफी सौहार्दपूर्ण होते हैं और अन्य समयों में संबंध शत्रुतापूर्ण होते हैं। वास्तव में यह प्रेम घृणा संबंधों का एक उदाहरण है। यह मधुर संबंधों के उन दौरों में से एक है। 430 ईस्वी में ईरानी राजा बहराम घोर ने सिंध का दौरा किया
और उस यात्रा के दौरान राय भूंगर देवई की दादी ने अपनी पोती का विवाह उनसे कर दिया। इस प्रकार दो राज्यों के बीच एक रिश्ता तय हो गया। उस समय सिंधी और ईरानी के बीच अंतर्विवाह एक आम प्रथा बन गई थी। विवाह समारोह और उसके साथ होने वाले उत्सव के दौरान राजा बहराम घोर सिंधी गायकों से मुग्ध थे और सिंधी गायकों का एक समूह उनके साथ ईरान गया था। उस वंश को लोरई कहा जाता था। उन्होंने खुद को ईरान में स्थापित किया और सिंधी संगीत को ईरान में अपार लोकप्रियता मिली। ईरान के माध्यम से यह संगीत अरब देशों तक पहुंचा। सिंध से उत्पन्न हुई जिप्सी जनजातियों ने पहले ही सिंधी संगीत को कई यूरोपीय देशों में लोकप्रिय बना दिया था। डॉक्टर नबी बख्श खान बलूच की किताब सिंधी संगीत का इतिहास और अजीज बलूच की किताब स्पेनिश कैंट जोंडो और सिंधी संगीत में इसकी उत्पत्ति समुद्र के पार सिंधी संगीत की यात्रा को बहुत अच्छी तरह से चार्ट करती है। कई विशेषज्ञों की राय है कि इंडोनेशियाई संगीत में भी सिंधी संगीत के विशिष्ट निशान हैं। यह सब विद्वानों के लिए और शोध का विषय है। शेष अगले चैप्टर में। धन्यवाद।